हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ के साथ साथ हमने एक और सीरीज़ जो स्टार्ट की है, जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कंप्लीट करवाते हैं। फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारी जो नेक्स्ट क्लास आती है, उसमें जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको हम पूरा डिटेल में सॉल्व करवाते हैं। तो आप लोग जो है उस सीरीज़ को जाके हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लग रही है। अभी तक हमने इस सीरीज़ से जो है कितने, जो हमारे लक्ष्मीकांत का जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की सीरीज़ का चैप्टर नंबर है 15। इसको हम डिटेल में देखेंगे। चैप्टर क्या है? आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो पावर जो है वो शक्तियों का जो है पृथक्करण किया गया है, दोनों केंद्र और राज्य दोनों में जो है मतलब बंटवारा किया गया है। तो इसमें जो है क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह भी समझा कि कुछ ऐसी जो है साधारण परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब इस संघीय ढांचे से ऊपर उठकर केंद्र को सत्ता सौंप दी जाए। मतलब ऐसे हालात जो है पैदा हो सकते हैं जैसे कि राज्य में संविधान का जो है राज्य जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, या सरकार गिर गई है, या जो है कोई आंतरिक विद्रोह पैदा हो गया है जिससे जो है राज्य अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, वैसी जो कंडीशन पैदा हो जाएगी तो वहाँ पे केंद्र को सत्ता सौंप दी जाएगी। तो इसमें जो है क्या बताया गया है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसा समझा कि कुछ असाधारण परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब इस संघीय ढांचे से ऊपर उठकर केंद्र को अधिसत्ता प्रदान करनी पड़े। जिसके अंतर्गत जो है हम एक एक करके सारे पॉइंट देखेंगे कि कब जो है केंद्र को सत्ता प्रदान कर दी जाती है। पहला क्या है, इसके अंतर्गत जो है बताया गया है कि आपातकालीन प्रावधान क्यों आवश्यक है। जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में कभी कभी आंतरिक विद्रोह, बाहरी आक्रमण, वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इन हालातों में राज्य जो है वो अलग अलग तरीके से काम ना करें, इसके लिए एक समन्वित केंद्रीय नियंत्रण ज़रूरी होता है। तो इस कारण जो है यहाँ पे जो सत्ता है वो केंद्र के हाथ में चली जाती है। दूसरा क्या है, संवैधानिक तंत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए। अगर किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, जैसे कि बहुमत सरकार गिर जाए या राज्यपाल की रिपोर्ट मिले कि संविधान नहीं, मतलब कि जो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ भी राष्ट्रपति शासन आवश्यक हो जाता है। तो पहला क्या था, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए। दूसरा है क्या है, संवैधानिक तंत्र निरंतरता बनाए रखने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट हम देखेंगे प्रशासनिक दक्षता के लिए। आपात स्थिति में निर्णय तेजी से लिए जाने की आवश्यकता होती है, जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश अनुभव और भारत का विभाजन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में बार बार आपात स्थितियां देखी गई हैं, जैसे कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो फैक्ट है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैचिंग में पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था 1942 में। इसके अलावा 1947 का विभाजन हिंसा और अराजकता से भरा हुआ था। इन सब अनुभवों ने संविधान निर्माताओं को प्रेरित किया कि संविधान में असाधारण शक्तियाँ होनी चाहिए। संविधान में आपातकाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ये क्या जो है, ये डायरेक्ट आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि आपातकालीन जो प्रावधान है उसका उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। और कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के अंतर्गत किया गया है।
इसमें क्या क्या जो है प्रावधान है उसको हम देखेंगे। आर्टिकल 352 संबंधित है किससे? राष्ट्रीय आपातकाल से। और आर्टिकल जो 356 है वो संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। आर्टिकल 360 संबंधित है वित्तीय आपात से। तो ये जो है ये डायरेक्ट आपका, ये भी फैक्ट आपके प्री में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ जो हमारी चल रही है वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, और प्री के जो है प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, संहिता बनाम एकात्मकता का जो है भारतीय दृष्टिकोण। इसमें क्या है कि भारत का संघीय ढांचा संवेदनशील संघवाद का उदाहरण है, लेकिन इसमें आपातकालीन स्थितियों के लिए एकात्मक प्रवृत्ति भी निहित है। आपातकालीन प्रावधान यह दर्शाते हैं कि संविधान में शक्ति का केंद्रीकरण अस्थायी रूप से वैध है जब राष्ट्र पर संकट उत्पन्न होता है। तो ये जो है इसमें क्या है कि जब राज्य जो है संविधान के नियमों के अनुसार नहीं, उसका पालन नहीं कर पाता है, संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाता है, या सरकार गिर जाती है, या कोई आंतरिक विद्रोह हो जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राज्य का जो शासन है उस पर पूरा जो कंट्रोल होता है वो किस पे चला जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे चला जाता है। तो वहाँ पे जो ऐसी जो कंडीशन बनती है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये जो संघीय ढांचा है वो जो है एकात्मक, उसकी जो संहिता की जो प्रवृत्ति है वो किस पे जा रही है, वो एकात्मक प्रवृत्ति की ओर जा रही है। तो आपातकालीन प्रावधान क्या दर्शाता है कि संविधान में शक्ति का केंद्रीकरण अस्थायी रूप से वैध है, जब वो कब जो है वैध होता है, जब राष्ट्र पर संकट उत्पन्न हो। संविधान सभा की चर्चाएं, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इमरजेंसी प्रोविजंस आर लाइक ए सेफ्टी वॉल फॉर द स्टेट मशीनरी, दे आर नॉट थ्रेट टू डेमोक्रेसी बट ए गारंटी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन विल सर्वाइव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस। संविधान सभा में इस प्रावधानों को लेकर गहरी बहस हुई क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकते हैं, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डाल सकते हैं और केंद्र को अत्यधिक शक्तियां इसके अंतर्गत मिल जाती हैं। जो जो राज्य की जो शक्तियां हैं, जो संहिता की जो प्रवृत्ति है उसके अंतर्गत राज्य को और जो है केंद्र को, दोनों को शक्तियां दी गई हैं, किंतु जब राज्य का जो तंत्र विफल हो जाता है तो सारी जो पावर जो होती हैं वो केंद्र को जो है केंद्र के पास चली जाती हैं। तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे जो है क्या होगा, हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। मौलिक अधिकारों की जो है, ये मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालते हैं, केंद्र को अत्यधिक शक्तियां मिल जाती हैं। लेकिन अंततः ये स्वीकार किया गया है कि असाधारण परिस्थितियां असाधारण शक्तियां मांगती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। ये जो फैक्ट है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल में प्रावधानित की गई है, इसका प्रोविज़न जो है किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 352। इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब भारत की सुरक्षा को निम्न में से किसी एक कारण से गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। तो कौन कौन से कारण हैं उनको हम देखेंगे। पहला क्या है, युद्ध जैसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, या कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो, या सशर्त विद्रोह। सशर्त विद्रोह जो यहाँ पे दिया गया है, पहले यहाँ पे क्या था, आंतरिक गड़बड़ी भी जो है एक कारण था, लेकिन जो 44th जो अमेंडमेंट हुआ है ये कब का है, 1978 का। इसे हटाकर जो है इसे हटाकर क्या कर दिया गया है, आंतरिक जो है विद्रोह की जगह पे सशर्त विद्रोह कर दिया गया है। तो ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल जैसी जो स्थिति जो पैदा होती है वो किन किन जो है कारणों से होती है। तो पहला क्या है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशर्त विद्रोह। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि जो सशर्त विद्रोह जो है उसके स्थान पर पहले क्या था,
और ये किस अमेंडमेंट के द्वारा सशर्त विद्रोह को जो है शामिल किया गया है? तो कौन सा है? 44th अमेंडमेंट है 1978 का। इसके स्थान पे पहले सशर्त विद्रोह के स्थान पे क्या था? आंतरिक गड़बड़ी था। तो इसके स्थान पर जो सशर्त विद्रोह कर दिया गया है 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे घोषणा की प्रक्रिया। इसमें क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो ये सारे जो फैक्ट हैं वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसमें क्या है कि जो आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा जो है की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किससे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर करता है। तो ये फैक्ट भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल की जो घोषणा करता है वो किसकी सलाह पर करता है? तो ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्या है? संसदीय अनुमोदन। पहली जो मंजूरी है 1 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलना आवश्यक है। दूसरा जो है इसमें क्या है कि पुनः अनुमोदन हर 6 महीने में संसद के द्वारा इसे नवीनतम रूप से मंजूरी मिलनी होगी। इसमें क्या है? विशेष बहुमत में ये संसद में कम से कम उपस्थित व मतदान कर रहे सदस्यों का बहुमत और कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की स्वीकृति इसमें आवश्यक होती है। और इसकी समाप्ति कैसे होगी? इसकी समाप्ति होगी राष्ट्रपति कभी भी आपातकाल समाप्त कर सकते हैं। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के माध्यम से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। तो लगाया कैसे जाएगा? विशेष बहुमत पे लगाया जाएगा इसको। संसद में कम से कम उपस्थित मतदान कर रहे सदस्यों के बहुमत कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की स्वीकृति से। समाप्ति कैसे की जाएगी? लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे समाप्त किया जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट आपके प्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी। नेक्स्ट हम देखेंगे आपातकाल का प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। पहला पॉइंट क्या है? कार्यपालिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसको हम देखेंगे कार्यपालिका पे इस पे जो है आपातकाल का कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? केंद्र सरकार को राज्य पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है। मतलब सारी जो पावर है वो किसको मिल जाती है? केंद्र सरकार को मिल जाती है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति राज्यों के प्रशासन के लिए भी निर्देश, मतलब राज्यों को जो है किस प्रकार से जो है उसको जो है संचालन किया जाए उसके लिए भी जो है किसके द्वारा निर्देश किया जाता है? राष्ट्रपति राज्यों के प्रशासन के लिए भी निर्देश दे सकती है। विधायी शक्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बनाने की जो पावर है वो भी इनको मिल जाती है। ऐसे कानून आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने बाद तक प्रभावी रहेंगे। ये जो फैक्ट है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो संसद को आपातकाल की उसमें जो है संसद को राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने की जो पावर मिलती है वो ऐसे जो कानून जो उस टाइम बनते हैं तो वो कब तक जो है प्रभावी रहेंगे? वो आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने बाद तक प्रभावी रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्व पर इसका प्रभाव। इसमें क्या है? केंद्र राज्य को धन भेजने के तरीके में बदलाव कर सकता है। फिर हम देखेंगे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। मौलिक अधिकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आर्टिकल 19 केवल युद्ध बाहरी आक्रमण की स्थिति में ही स्वतः निलंबित हो जाता है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 358 और 359 लागू होते हैं इसके अंतर्गत। आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित केवल युद्ध और आक्रमण में। आर्टिकल 359 क्या बात करता है? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? राष्ट्रपति अन्य अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 न्यायिक उपाय को रोककर। नेक्स्ट क्या है? इसके संदर्भ में जो है कुछ ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं। ऐतिहासिक घटनाओं में क्या है देखेंगे कि किस किस टाइम पे जो है राष्ट्रपति शासन लगा और उस समय राष्ट्रपति कौन थे।
1962 चीन से युद्ध, जिसमें किस कारण राष्ट्रपति शासन लगा? बाहरी आक्रमण के कारण। इसमें जो है इस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर 1971 इस टाइम भारत और पाक का जो है युद्ध हुआ, उसमें जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वीवी गिरी। फिर 1975 में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो आंतरिक आपातकाल, जिसमें आंतरिक गड़बड़ी से संबंधित था। इसमें क्या था? इसमें जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फरुखदीन अली अहमद। 1975 से 1977 का आपातकाल सबसे विवादास्पद था। इसमें राजनीतिक दमन, सेंसरशिप, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, चुनाव स्थगित हुए, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। इसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे अंधेरी रात कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन और वाद। 44th जो अमेंडमेंट हुआ 1978 का, ये जो है फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो 44th अमेंडमेंट है वो किससे से, उसका जो ईयर है वो क्या है? 1978 है। ऐसे ही जो 42 जो अमेंडमेंट है उसका ईयर क्या है? 1976 है। 42 जो अमेंडमेंट है उसको क्या बोलते हैं? उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है? इसके जो प्रावधान में आंतरिक गड़बड़ी, इसे हटाकर, मतलब 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया था? आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है। फिर लिखित सलाह, इसमें क्या है? मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह इसके लिए अनिवार्य होती है। आर्टिकल 19 में क्या है? केवल युद्ध और आक्रमण में ही निलंबित किए जा सकते हैं। फिर क्या है? मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में मौलिक अधिकारों को हटाया। जो ये जो वाद था मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का जो वाद था, इसमें जो है क्या कहा गया कि मौलिक अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है, आपातकाल की न्यायिक समीक्षा संभव है। तो ये हमारा जो है चैप्टर, हमने इसको जो है डिटेल में देखा। अब इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे कि राष्ट्रीय आपात से संविधान की संघीय प्रकृति छीड़ हो जाती है और यह एक एकात्मक संविधान जैसा व्यवहार करता है। आपातकाल आवश्यक तो है, परंतु इसका प्रयोग अत्यंत सतर्कता, लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा और न्यायपालिका की निगरानी में ही होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो कि है राष्ट्रपति शासन से संबंधित। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 356। इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति शासन के बारे में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 356 है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि जब किसी राज्य में ऐसा लगता है कि वहाँ संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कहा जाता है। मतलब जब किसी राज्य में जो है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है, मतलब संवैधानिक तंत्र वहाँ का विफल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू हो जाता है और उसी के अनुसार जो है सरकार चलाई जाती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे घोषणा की। इसकी घोषणा की प्रक्रिया क्या है? पहला क्या है? राज्यपाल की रिपोर्ट पर, मतलब जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य का जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वो राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसको हम देखेंगे डिटेल में। यहाँ क्या लिखा है कि आमतौर पर राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं कि राज्य में शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, लेकिन रिपोर्ट आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति अपने विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं। मतलब हमेशा राज्यपाल को जो है रिपोर्ट भेजना ही आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति को लगता है तो अपने विवेक से भी यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति की उद्घोषणा। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 356 के तहत जो है आपातकाल को घोषित करते हैं। नेक्स्ट क्या है? संसद की मंजूरी। उद्घोषणा के जब मतलब ये राष्ट्रपति के द्वारा जो ये उद्घोषणा की जाती है कि यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो उद्घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद की मंजूरी आवश्यक होती है
और मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक वैध रहता है। तो ये जो फैक्ट है कि राष्ट्रपति शासन जो है कितने महीने तक वैध रहता है, तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो 6 महीने के लिए रहता है। और उद्घोषणा की जो है, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो उद्घोषणा की जाती है, तो उसके जो है 2 महीने के भीतर ही संसद के द्वारा मंजूरी मिलनी भी आवश्यक है। फिर हम देखेंगे इसकी समय सीमा क्या है, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए है। तो हर 6 महीने में इसके नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। ये पहली बार जो है लगाया जाता है, तो कितने टाइम के लिए लगाया जाता है, 6 महीने के लिए लगाया जाता है और 6 महीने में ही इसके नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक, मतलब ये जो दोनों फैक्ट है, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो कितनी अवधि के लिए लगाया जाता है, तो यह 6 महीने के लिए लगाया जाता है। और जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन की जब उद्घोषणा कर दी जाती है, तो उसके 2 महीने के भीतर ही संसद की जो है अनुमति मिलनी इसके लिए आवश्यक होती है। और इसका जो अधिकतम ये कितने टाइम तक लागू रह सकता है, ये भी प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अधिकतम कितने टाइम पीरियड के लिए लागू रह सकता है, 3 ईयर के लिए। लेकिन 1 वर्ष के बाद नवीनीकरण के लिए 2 शर्तें अब अनिवार्य हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में 6 महीने हैं, फिर इसको जो है पुनः जो है इसके जो है नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, पुनः इसको रिन्यू किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जब 1 वर्ष की जो अवधि हो जाती है, तो उसके बाद में फिर से जब रिन्यू करना होता है इसको, तो उसके लिए जो है 2 कंडीशन ऐसी दी गई हैं जो अनिवार्य होती हैं। पहला क्या है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। दूसरा क्या है, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। तो तभी जो है यही 2 ऐसी कंडीशन है जब 1 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव है। तो पहला जो है हम देखेंगे इस पे, पहला जो प्रभाव है वो कार्यपालिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कार्यपालिका पर पड़ने वाला प्रभाव इसमें क्या है, राज्यपाल राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से चलाते हैं। कि राज्यपाल क्या करते हैं, जो राज्य का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति की ओर से चलाते हैं और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है। दूसरा क्या है, विधायी प्रभाव क्या होता है, राज्य विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है। संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संसद जो है, जो राज्य विधानसभा है उसको भंग किया जा सकता है या उसको जो है निलंबित किया जा सकता है, और जो संसद है वही जो है राज्य के लिए कानून बनाती है। नेक्स्ट क्या है, राज्य की स्वायत्तता खत्म नहीं होती है पर सीमित हो जाती है। राज्य जो है एक प्रशासनिक इकाई बन जाती है जिसमें केंद्र के द्वारा शासन किया जाता है। इसके दुरुपयोग के उदाहरण, राष्ट्रपति शासन का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में कई बार हुआ है। तो वो हम ईयर देखेंगे कि कब कब ऐसा हुआ है। 1951 कहाँ पे, पंजाब पहला जो है राष्ट्रपति शासन लगा। 1977 कई राज्यों में लगा। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार बर्खास्त हुई। 1989 राज्य में लगा। इसमें क्या है, इंदिरा गांधी की वापसी के बाद। और 1992 उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्य में बाबरी मस्जिद का विध्वंस। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद है उसको हम देखेंगे। SR मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। यह केस राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए एक मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, बहुमत परीक्षण विधानमंडल के भीतर ही हो, राज्यपाल के कथन पर नहीं। दूसरा क्या है, न्यायिक समीक्षा संभव है इसकी। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति की उद्घोषणा असंवैधानिक भी ठहराई जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है, धर्म के आधार पर सरकार जो है वो बर्खास्त नहीं की जाएगी। यह फैसला भारत में संघीयता को मजबूत करता है और केंद्र के राजनीतिक दुरुपयोग को रोक सकता है। तो ये हमने जो है क्या देखा, राष्ट्रपति शासन देखा। इससे संबंधित जो इसका कंक्लूज़न हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत तब होती है जब राज्य में शासन ठप हो जाता है, लेकिन इसका बार बार प्रयोग संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। SR मुंबई के केस में इसे संतुलित बनाने का प्रयास किया गया है जिससे संविधान की आत्मा सुरक्षित रह सके। Emergency powers must not become the norms, they are exceptions carved for rare breakdowns. नेक्स्ट हम देखेंगे इससे संबंधित जो कुछ बिंदुओं को और उसका जो है विवरण। आर्टिकल 356 इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो क्या होता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की, मतलब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की जो है बात कर सकती है। वो भी ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि जो है राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। जब जब जो है राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो कितने दिन के लिए लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वो जो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो कितने दिन के लिए मान्य होता है, 6 महीने के लिए। अधिकतम वो 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। इसका प्रभाव क्या है, राज्य विधानसभा भंग हो जाती है, निलंबित हो जाती है राष्ट्रपति शासन के द्वारा। इसकी समय सीमा क्या है, अधिकतम 3 वर्ष है, विशेष शर्तों के साथ। जब 1 वर्ष हो जाएगा तो कुछ शर्तों के साथ अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। इससे संबंधित प्रमुख जो वाद है वो कौन सा है, SR मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कौन सा ईयर क्या था, 1994। फिर हम देखेंगे वित्तीय आपात, जो है चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। इसके जो है इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके प्री में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में तो आता ही है। तो ये क्या है, इसको हम देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इसमें क्या है, वित्तीय आपात का प्रभाव। इससे क्या होता है, वित्तीय आपात से केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाता है। केंद्र सरकार राज्यों को सभी वित्तीय मामलों में निर्देश देती है और जो राज्य सरकार है उसके जो अधिकार हैं वो सीमित हो जाते हैं। राज्य सरकारों को केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। लोक सेवकों का क्या प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रपति सभी केंद्र और राज्य सेवाओं में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को भी घटा सकती है। सभी संवैधानिक पदों जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के वेतन भी इसके अंतर्गत घटाए जा सकते हैं। वित्तीय अनुशासन, सभी सरकारी व्यय अनुदान केंद्र की निगरानी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसकी जो है ये हमने जो है देखा इसको शॉर्ट में। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि इसमें क्या है कि यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वो क्या करता है, वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। यह आपातकाल आर्थिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए है ताकि सरकार वित्तीय संकट के समय नियंत्रण स्थापित कर सके। घोषणा की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति के पास वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह निर्णय लिया जाता है। संसद की मंजूरी, घोषणा के 2 महीने के भीतर, जैसा कि राष्ट्रपति शासन में था, 2 महीने के भीतर ही संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। एक बार मंजूरी मिलने पर यह निश्चित काल के लिए लागू रह सकता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति शासन में क्या था, राष्ट्रपति शासन में था कि एक बार जब मंजूरी मिलती है तो पहली बार में वो 6 महीने के लिए होता है, उसके बाद में बढ़कर अधिकतम जो है कितना होता है, अधिकतम 3 वर्ष तक का हो सकता है। तो इसमें क्या है कि एक बार मंजूरी मिलने पर अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है। इसे हर महीने में नवीनीकरण की आवश्यकता, मतलब इसमें जो है राष्ट्रपति शासन की तरह इसे हर महीने नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। किसके तहत, आर्टिकल जो है 352 और 356 की तरह जो है 6 महीने के बाद नवीनीकरण की इसे आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है, इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, केंद्र पर नियंत्रण बढ़ जाता है। केंद्र का जो नियंत्रण है वो बढ़ जाता है। केंद्र सरकार राज्यों को सभी वित्तीय मामलों में निर्देश देती है। राज्य सरकार के अधिकार जो है वो सीमित हो जाते हैं, मतलब अधिकार इनके समाप्त नहीं होते हैं किंतु जो है सीमित हो जाते हैं। राज्य सरकारों को केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। लोक सेवकों का पर इसका प्रभाव क्या है, राज्य सरकारों में अधिकार सीमित, राज्य सरकारों को केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। राज्य जो है केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करती है। तीसरा पॉइंट क्या है, लोक सेवकों पर प्रभाव, राष्ट्रपति सभी केंद्र और राज्य सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को घटा सकती है। सभी संवैधानिक पद जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के वेतन भी घटाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कभी लागू क्यों नहीं हुआ ये। अब तक भारत को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जहां वित्तीय आपात की आवश्यकता हो। 1991 का आर्थिक संकट
एक गंभीर स्थिति थी, लेकिन तत्काल IMF से ऋण और आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से इस स्थिति को संभाल लिया गया है। वित्तीय आपातकाल से राज्यों के अधिकारों में जबरदस्त कटौती होती है, इसलिए यह निर्णय राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। संवैधानिक विश्लेषण, जिसमें क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, संघवाद। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो जाती है। लोकतंत्र, कर्मचारियों और न्यायपालिका के वेतन पर, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके वेतन पर नियंत्रण से स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। दूसरा क्या है, मूल संरचना, लंबे समय तक लागू रहने में मूल संरचना सिद्धांत पर प्रश्न उठ सकता है। मतलब क्योंकि जो है इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि वित्तीय आपात लागू होने से अनिश्चित काल के लिए ये लागू रह सकता है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि फिक्स टाइम के लिए है। जैसे कि जो आर्टिकल 352 और 356 के अंतर्गत बताया गया है कि 6 मंथ का ही जो स्टार्टिंग जो है कितना है, 6 मंथ का रहता है। उसके बाद में फिर जो है आगे उसको बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 356 में बताया गया है कि जो है 6 महीने से स्टार्टिंग होने के बाद में रिन्यू करते हुए उसको जो है 3 साल तक के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। फिर इसमें क्या है, संभावित आलोचना, केंद्र की शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा है। इससे संविधान के मौलिक सिद्धांतों पर इसका प्रभाव पड़ता है और राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता का भी क्षरण होता है। तो ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया। अब इससे संबंधित जो है इसका कंक्लूजन देंगे कि वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान का सबसे कम प्रयोग किया गया है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली और संवेदनशील प्रावधान है। यह दर्शाता है कि संविधान न केवल राजनीतिक व सैन्य संकट से बल्कि आर्थिक संकट से भी निपटने के लिए तैयार है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग केवल एक अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। तो ये हमने जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके ये सारे फैक्ट जो है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम पूरा देखेंगे चार्ट के माध्यम से कि इसकी हम तुलना करेंगे। पहला क्या है कि जो राष्ट्रीय आपात है उसके बारे में जो प्रावधान किया गया है, तो कौन सा आर्टिकल है। ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उनको ये पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसके अंतर्गत जो पहला जो आर्टिकल है वो क्या है, 352, जो कि किसके बारे में बात करता है, ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। आर्टिकल 356 जो है वो संबंधित है राष्ट्रपति शासन से, और आर्टिकल जो 360 है वो किससे संबंधित है, वो वित्तीय आपात से संबंधित है। तो इसमें क्या है, और जो घोषणा इनकी जो है किसके द्वारा की जाती है, ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कई बार जब इसको देखेंगे तो आप लोगों को सारे जो है फैक्ट याद हो जाएंगे। घोषणा कौन करता है, तो तीनों की घोषणा, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपात हो, तीनों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कारण क्या होता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसका जो है कारण क्या होता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, 3 चीज़ बताई गई है इसमें। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, या बाह्य आक्रमण होता है, या सशस्त्र विद्रोह। जो सशस्त्र विद्रोह शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। इसके पहले क्या था, इसके पहले यहाँ पे आंतरिक विद्रोह का शब्द का प्रयोग किया गया था। जो 44वां संवैधानिक संशोधन है उसके द्वारा ही सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन। इसमें क्या है, ये जो है किस कारण से होता है, मतलब राष्ट्रपति शासन जो है किस कारण से लगाया जाता है। ये लगाया जाता है जब राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाता है। मतलब जो राज्य का जो शासन है वो संविधान में जो दिए गए प्रावधान जो दिए गए हैं उसके अनुरूप जब वो कार्य नहीं कर रहा है, तब ऐसी जो स्थिति बनती है इसको जो है कहा जाता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो इसमें क्या है कि इसकी सूचना जो है या तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को देते हैं, या राष्ट्रपति स्वयं ही यहाँ पे क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। फिर क्या है, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात में क्या होता है, इसमें वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा होता है। और जब भी जो वित्तीय आपात जो है अभी तक तो कभी नहीं लगा है, लेकिन अगर जो है लगने की कंडीशन आती है तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी भी जो है सैलरी कम की जा सकती है या ख़त्म की जा सकती है। इसमें फिर क्या है, दूसरा क्या देखेंगे, इसका टाइम पीरियड देखेंगे तीनों का। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो कितने महीने के लिए होता है, वो 6 महीने।
फिर इसको बार बार जो है रिन्यू करवाया जाता है। और वैसे ही जो राष्ट्रपति शासन है वह भी 6-6 महीने के लिए होता है। अधिकतम कितने टाइम पीरियड तक हो सकता है? अधिकतम जो है 3 ईयर के लिए हो सकता है। और इसमें सब में जो है क्या है कि 2 महीने का जो है राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति की जब उद्घोषणा की जाती है तो उसके बाद में फिर जो है 2 महीने के भीतर ही संसद के द्वारा इसको अनुमोदित होना आवश्यक होता है। वित्तीय आपातकाल में भी क्या है? वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत भी जो है 2 महीने के वित्तीय आपातकाल में 2 महीने के अनुमोदन के बाद जो है अनिश्चित काल तक के लिए रहता है। फिर क्या है, इसमें जो है हमने अभी जो देखा कि संसद की जो है मंजूरी कितने लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं राष्ट्रीय आपातकाल पे, ये क्या होते हैं? मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति शासन में निलंबित नहीं होते हैं, वित्तीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय आपात का प्रशासन पर जो है पड़ने वाला प्रभाव क्या रहता है? केंद्र जो है पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है? राज्यपाल के माध्यम से केंद्र पर शासन चलता है, केंद्र शासन। वित्तीय आपात में क्या है? केंद्र वित्तीय निर्देश देता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अब तक लागू किया गया। तो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लागू किया गया है। जो राष्ट्रपति शासन है 100 से अधिक बार लागू किया गया है। और जो वित्तीय आपात है वो कितने अभी तक कभी नहीं लागू किया गया है। तो हमने इसको जो है चैप्टर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? इसकी आलोचना। इसमें क्या है? पहला जो है संविधान की मूल आत्मा पर चोट है ये। आपातकाल में मौलिक अधिकार, संघवाद, लोकतंत्र सभी प्रभावित होते हैं। केंद्र को अत्यधिक अधिकार मिलने से शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। दूसरा क्या है? दुरुपयोग की प्रवृत्ति। विशेषकर आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन का राजनीतिक उद्देश्य से दुरुपयोग होता रहा है। 1975 का आंतरिक आपातकाल इसका सबसे गंभीर उदाहरण है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायपालिका की भूमिका प्रारंभ में कमज़ोर होती है। एडीएम जबलपुर का केस 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आपातकाल में आर्टिकल 21 जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आता है भी निलंबित हो सकता है। बाद में मिनर्वा मिल्स का जो वाद था और एसआर मुंबई जैसे केसों में क्या किया गया? सुधार किया गया। दूसरा क्या था? जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी। इसमें प्रारंभिक प्रावधानों में कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य नहीं थी। संसदीय निगरानी भी प्रारंभ में सीमित थी। इसके संदर्भ में जो सुधारात्मक जो कदम उठाए गए हैं वो कौन सा है? इसके अंतर्गत आर्टिकल 44 है जिसमें क्या है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 में बड़े सुधार किए गए। एसआर मुंबई 1994 के बाद में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई और न्यायिक समीक्षा की पुष्टि की गई। मिनर्वा मिल्स का वाद 1980 का। इसमें आपातकाल भी संविधान की मूल संरचना को तोड़ नहीं सकता। संविधान का संतुलन। संविधान में लचीलापन और कठोरता दोनों ही मौजूद हैं। संघीय ढांचे की परीक्षा। राष्ट्रीय और वित्तीय आपात में संघीय जो ढांचा होता है वो क्या हो जाता है? वो कमज़ोर हो जाता है। राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। लोकतंत्र बनाम स्थिरता। संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी स्थायित्व चाहता है, लेकिन स्थायित्व के नाम पर लोक की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसका कंक्लूजन क्या है? अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान की वह कुंजी है जो यह सुनिश्चित करती है कि संकट के समय संविधान खुद को बचा सके, देश की एकता बनाए रखे और व्यवस्था को ढहने न दे। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है जो कि हमने लक्ष्मीकांत से लिया था। लक्ष्मीकांत का चैप्टर 15 है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इससे रिलेटेड जो है ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम इसके नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन प्री के और 20 क्वेश्चन मेंस के कंप्लीट कराएंगे। आप लोग इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वाली क्लास ज़रूर देखिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं आएगा। लिखने से हमारा मतलब
लिखने से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए। लिखने का मतलब ये है कि आप लोग जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन लिखिए, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करना सीखिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप लोग लिख नहीं पाएंगे। मेंस में क्या रहता है कि आपको 40 क्वेश्चन एक दिन में जो है कंप्लीट करने रहते हैं, तो लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आप लोग वहाँ पे कैसे करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।